ओचो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जी 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 जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, राधे राधे। सर आप यकीन 3.0 में भी हैं। बिल्कुल जी, यकीन 3.0 में हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक। राधे राधे जी, राधे राधे। सर आप फिजिकल पढ़ाते हैं, ये किसने कहा भाई साहब। हम कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिकल भी, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी, ठीक है। आप जिनको फिजिकल पढ़ाते हो कहते हैं फिजिकल तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक का पता नहीं। जिनको ऑर्गेनिक पढ़ाते हो कहते हैं ऑर्गेनिक तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बाकी किसी चीज का पता नहीं। इनऑर्गेनिक पढ़ाते कहते हैं इनऑर्गेनिक तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, बाकी चीज किसी का पता नहीं, है ना। तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। सर आप कैसे हैं। देखिए मैं तो बचपन से ही मस्त भाई साहब। कल की क्लास हमारी जो हुई थी वो दिल्ली से हुई थी, नोएडा से, बेसिकली एनसीआर से, क्योंकि यकीन 3.0 का लॉन्च था। आज हम आ गए हैं घर वापसी कैंपेन में। दैट इज बैक टू अहमदाबाद। चलिए 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 चलिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक किस बैच में पढ़ाएंगे। इस साल इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाएंगे। खजाना में मेरे ख्याल से मेरे लेक्चर्स होंगे। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा था, तो खजाना में होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आइए, लेक्चर नंबर 10 है आज, सॉल्यूशन चैप्टर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर रूल्स टू अटेंड द क्लास। मैं फिर एक बार तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इनको फॉलो करिए, यही आपकी सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। Yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, that is not today. आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। आज क्या है, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ बुक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एम्स के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू, कवरिंग ए मतलब रेंज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। टेस्ट नंबर 10 होगा जिसका सिलेबस सॉल्यूशन का था। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आज दिए जाएंगे, कल नहीं दिए गए थे क्योंकि कल टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, और मॉड्यूल से भी होमवर्क आपको दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें और ट्रिक्स बताइए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, ठीक है। देखिए अलग अलग चीजें होती हैं, लाइक मैं स्क्वायर करना आपको सिखा चुका हूं, स्क्वायर रूट सिखा चुका हूं, क्यूब रूट सिखा चुका हूं, मल्टीप्लीकेशन सिखा चुका हूं, ठीक है। कुछ और खास अप्रोक्सीमेशन जो कि हर एक क्वेश्चन में मैं आपको सिखाता हूं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ थिंक विदाउट इंक सिखा चुका हूं। तो ये यही सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसी कारण मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आगे नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे कोई और चीज सिखा दो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। क्या आपको पता है लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। सर सबसे पहले पढ़ा था डिफ्यूजन, ठीक है जी। सर डिफ्यूजन क्या था। सर जब भी दो चीजें आपस में मिक्स होती हैं तो हम क्या बोलते थे, दैट इज डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी मूव करते थे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी मूव करते थे। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट वही था, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी रिक्वायर्ड नहीं होती थी, नहीं होती थी, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम उसके बाद ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस में भी इंटरमिक्सिंग होती है।
यहां पर भी अगर आपने दो सॉल्यूशन, एक की लो कॉन्सेंट्रेशन एक की हाई कॉन्सेंट्रेशन वालों को सेपरेट कर रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे। किसके? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे। कहां से? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सर हमने तो बायो में पढ़ा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, आप बता रहे हो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। दोनों जगह पर सही पढ़ा है आपने, दोनों जगह पर, बायो में भी सही पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी आपने सही पढ़ा है। मैं बता रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब कुछ किसके टर्म्स में होती है? इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट होती है। लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जहां सॉल्यूट कम है वहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां सॉल्यूट ज्यादा है। बायो में आप पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, बायो में आप पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। हाँ, ऑस्मोसिस कितने टाइप की होती है? सर दो टाइप की होती है, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, एक होता है एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर से बाहर चले जाएंगे। सर क्यों चले जाएंगे? अरे भाई, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल लो से हाई चले जाएंगे। सर एक्सोऑस्मोसिस होने के कारण क्योंकि पार्टिकल बाहर चले गए हैं तो चीज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और अगर यही होता एंडो ऑस्मोसिस, वहां पर पार्टिकल बाहर से अंदर आ जाते हैं। सर क्यों? बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी, अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे। तब क्या हो जाएंगी चीजें? क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। जब पिकल बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है, तब एक्सो ऑस्मोसिस होती है। किस नंबर? लास्ट लास्ट डिजिट बोलना, बस लास्ट डिजिट बोलना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई। फाइव वन नाइन 326। चलिए ठीक है। तो पिकल्स वगैरह में कौन सी ऑस्मोसिस होती है? दैट इज एक्सो ऑस्मोसिस होती है, क्योंकि अचार डालने के लिए हम उसमें किसमें ऐड करते हैं? सॉल्ट के सॉल्यूशन में। तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी सॉल्वेंट की, अंदर कम होगी, तो पानी बाहर आ जाएगा। एडेमा में डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप गार्गल्स करिए, किसके साथ? सॉल्ट वाटर के साथ। वहां पर भी वैसा ही होता है, सॉल्ट वाटर में कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, एडेमा में, टिश्यूज वगैरह में कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कम होगी, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर मूव करेगा, तब क्या होगी? दैट इज एक्सो ऑस्मोसिस होगी। सर एंडो ऑस्मोसिस का एग्जांपल दे दीजिए। बताया था ना, जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो सब्जियों पर पानी मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। कारण क्या है कि सब्जियों को होश में लाना चाहते हैं, बेहोश हुई है। नहीं सर, बाहर कॉन्सेंट्रेशन पानी की ज्यादा है, अंदर सॉरी बाहर जो है वो लो है, अंदर हाई है, तो बाहर से अंदर जाएगा पानी, सब्जियां फूल जाएंगी। एक तो फूली फूली लगेंगी, फ्रेश फ्रेश लगेंगी, दूसरा वेट भी इंक्रीज हो रहा है सब्जी का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ऑस्मोसिस के बारे में। चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। इतना तो पता ही है, सेमी परमिएबल किसको जाने देती है एक साइड से दूसरी साइड से? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं जाने देती है। साइज ही उसी हिसाब से होगा सर, जैसे जैसे आप दरवाजे का साइज इतना हो, ठीक है, इतना सा, ठीक है, और किसी आदमी
जो कि ऐसा है, इतना बड़ा है, क्या वो उसमें से पास हो सकता है? नहीं सर, वो उसमें से पास नहीं हो सकता। यहां पर भी ऐसा ही किया गया सेमी परमिएबल में, जो छोटे छोटे से छेद हैं उनका साइज उस प्रकार से रखा गया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल तो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, सॉल्यूट ना जा सके, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है सर। सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है? देखिए, दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है। सर कौन कौन सी दो टाइप्स की? पहला, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर एग्जाम्पल बताइए आप। ठीक है, बायो वाले बच्चे हो, वैसे ये पता ही होगा सारा का सारा। ठीक है, दैट इज पिग का ब्लैडर, गोट का ब्लैडर, अगर आप किसी नॉन वेज वाली शॉप पे जाएं तो ये गोट ब्लैडर वगैरह तो वहां पर टंगा भी होता है, बाहर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको आर्टिफिशियली मैन मेड होंगी, ये बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बड़ी तरह की हो सकती हैं, सेलुलोस, एसीटेट, फलाना डिमकाना, बहुत तरह की हो सकती हैं, बट आपको पेपर में आएगा तो यही पूछा जा सकता है, बेस्ट आर्टिफिशियल एसपीएम, दैट इज कॉपर पैरो साइनाइड, Cu2FeCN6। ठीक है, बेस्ट आर्टिफिशियल एसपीएम। एक जना पूछ रहा है ब्लैडर क्या है मैम? क्या बात है भाई साहब, बायो ये कोई जेई वाला बच्चा पूछता ना तो कहते चलो कोई बात नहीं यार, नहीं पता होगा, है ना। ये वो हैं जो 12th पास करके आए हैं बायो से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑस्मोसिस। ध्यान से सुनिए और समझिए। एक हमने यू ट्यूब ले ली है, यू की टेप में, यू की शेप में ट्यूब है, उसे यूट्यूब बोल दिया। ठीक है, वो वीडियो देखने वाला यूट्यूब नहीं है ये। ठीक है, यहां पर बीच में हमने रख दिया एक, ये रेड कलर से नजर आ रही है आपको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने एक तरफ क्या रखा है, सॉल्वेंट, एक तरफ क्या रखा है, सॉल्यूशन। ये रहा सॉल्वेंट, और एक तरफ क्या रखा है, सॉल्यूशन। आपको पता है यहां पर सॉल्यूट है ही नहीं, तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की। यहां पर सॉल्यूट है तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की। सॉल्यूट यहां पर है ही नहीं, जीरो अंडा, तो यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की। और यहां पर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट है तो ऑब्वियसली यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की। तो सर ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे। नेट मूवमेंट कहां से कहां होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल नेट मूवमेंट ए से बी की तरफ होगा। क्या ऐसा करने से सॉल्वेंट के पार्टिकल लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाएंगे, ए से बी की तरफ चले जाएंगे? तो क्या आप देखेंगे कि पहले दोनों का लेवल सेम था, अब सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल इधर से इधर चले गए, तो ऑब्वियसली इसका पार्टिकल ये लेवल नीचे आ जाएगा और इसका ऊपर चला जाएगा। ऊपर जितना ये नीचे आएगा ना, जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए आप ऑस्मोसिस नहीं होने देना चाहते, नहीं 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 होने देना चाहते, यानी कि आपको यहां पर कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या आपको यहां पर कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, यस और नो? आप चाहते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल दो अगर इधर से इधर आए तो दो ही पार्टिकल इधर से इधर जाए। क्या ऐसा करने के लिए आपको यहां पर कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? यस के लिए सिर्फ वाई लिखें, नो के लिए सिर्फ एन लिखें।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जितना प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा ताकि नेट मूवमेंट जीरो हो जाए, नेट मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल की जीरो हो जाए। अगर एक सॉल्वेंट का पार्टिकल ए से बी की तरफ जाए तो एक ही सॉल्वेंट का पार्टिकल बी से ए की तरफ जाए, जितना प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, इस पिस्टन के द्वारा जितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा सो दैट नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जीरो हो जाए, नेट मूवमेंट, उसी को क्या बोलेंगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए कुछ बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। पहला पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओपीबी लिख देंगे इसे। फिर इसे डिनोट किससे किया जाएगा, अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से डिनोट किया हुआ है, कईयों में पी से, कईयों में पाई से। मैं इसे पाई से डिनोट करूंगा, ठीक है। सर ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा, कब कम होगा? सिर्फ एक लाइन का आंसर दीजिए सभी, यस में या नो में। जितना ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा, अच्छा मैं एग्जांपल ही दे देता हूं, मान लेता हूं इधर भी सॉल्यूशन है, इधर भी सॉल्यूशन है, ठीक है। इधर कॉन्सेंट्रेशन है 0.6 मोलर और इधर है 0.7 मोलर। क्या दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बहुत कम है? बहुत कम है। तो क्या नेट मूवमेंट भी कम होगा? यस। क्या ये हाइट भी कम बढ़ेगी? यस। तो जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वो भी कम होगा। एब्सोल्युटली राइट। एक और केस पढ़ते हैं, एक और केस पढ़ते हैं। ये 0.6 मोलर है और इधर वाला जो सॉल्यूशन है वो 2.7 मोलर है। क्या आपकी बार कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है? यस सर। अगर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो नेट मूवमेंट ज्यादा होगा? यस। ये हाइट इधर ज्यादा बढ़ेगी? यस। क्या यहां से प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा? यस। तो सर एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पाई होगा, पाई पाई पाई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होगा। सी का मतलब यहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, सी का मतलब यहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। ऐसे कहना है, ऐसे कह सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। यहां पर अकेला सॉल्वेंट, यहां पर अकेला सॉल्यूशन, ठीक। दोनों तरफ सॉल्यूशन नहीं है, इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, सॉल्यूट है ही नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन कहां से होगी, ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन है 1 मोलर, इधर 0 मोलर, इधर 1 मोलर, 1 मोलर का डिफरेंस है। यस सर, ठीक है। मान लीजिए एक और केस लिया, आपकी बार इधर सॉल्वेंट है, इधर ही सॉल्यूशन है, ये तो 0 मोलर हो गया, इधर ले लिया 5 मोलर। पहले वाले केस में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस 1 मोलर था, दूसरे वाले केस में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस 5 मोलर है। दूसरे वाले केस में नेट मूवमेंट ज्यादा होगा, ये लेवल ज्यादा बढ़ेगा, पिस्टन पर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, पिस्टन पर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये बात तो पता चल गई। दूसरी बात, एक और बात हमने ऑब्जर्व करी कि जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के भी। दोनों के बीच में, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सी के भी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के भी। क्या मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए क्या मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा? यस। उसको बोलेंगे हम, उस कांस्टेंट को बोलेंगे हम आर। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सॉल्यूशन में कई किताबों में आर की जगह एस भी लिखा हुआ है, कैपिटल आर की जगह कैपिटल एस भी लिखा हुआ है। नाम उसका यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा, बट बात वही रहेगी, बात वही, वैल्यूज वही रहेंगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। कैपिटल आर की जगह कैपिटल एस भी लिखा हो सकता है, बट वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, सेम रहेंगी, सेम रहेंगी। यहां पर सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, बेसिकली मोलैरिटी है ये। ओके ओके सर। सर टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है, केल्विन में, केल्विन में।
सर ये आर क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर इसकी कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, 0.0821 भी होती है, 0.083 भी होती है, 8.314 भी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 भी होती है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 0.0821 लेनी है, 0.083 लेनी है, 8.314 लेनी है? आइए आइए आइए, 0.0821 भी बोल सकते हैं, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर आपका जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर ये एटीएम में है तो यही वैल्यू लेनी है। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1/12 भी लिख देते हैं, 1/12 भी लिख देते हैं। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली। सर क्यों लिखने का फायदा क्या होगा भाई, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट 0.083 भी हो सकती है। सर वो कब, जब प्रेशर का यूनिट बार में होगा, बार में होगा। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर बार में होगा तो ये रखना है। सर 0.082 और 0.083 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, डिफरेंस है आई एग्री, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या मैं कभी कभी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या मैं आर की जगह 1/12 लीटर बार भी रख सकता हूं? रख सकते हो, बट अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर आएगा, 100% करेक्ट नहीं। तो सर मेरे पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन से मैं देख लूंगा कि कौन से इसके पास का आंसर आ रहा है। अरे दिमाग लगा लिया भाई तुमने, सही है जी, सही है सही है। नेक्स्ट, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सर ये कब होगा? आपको पता है ये यूनिट जो है ये एसआई यूनिट है, टेम्परेचर का भी एसआई यूनिट है, मोल का भी एसआई यूनिट है। सर साफ पता चल रहा है जब पाई भी किसमें होगा, जो प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो भी किसमें होगा? अपने एसआई यूनिट्स में। सर जब पास्कल में होगा, एब्सोल्युटली राइट। पता है ना, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही 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 बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर प्रेशर किसमें है, पास्कल में है, तो ये रख लीजिएगा। फिर वही, इससे कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। 8.314 की जगह आप 25/3 भी रख सकते हो, यूनिट तो वही रहेगा, 25/3 भी रख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर ही आएगा। आर की वैल्यू 2 कैलोरी भी हो सकती है पर केल्विन पर मोल, बताया हुआ वो वैल्यू भी, ठीक है। तो ये बात हुई ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैं जानता हूं मैं इस टॉपिक को लिखूंगा, आप कहेंगे कि सर हमने क्लास 11 12th में फिजिक्स में पढ़ रखा था, वैसे भी इस साल भी आप पढ़ेंगे, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्यान से बस सुनना और समझना। इस कंटेनर के अंदर जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, यहां पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कहना है, सॉल्वेंट कह लो, सॉल्यूशन कहना है तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला, ठीक है। सॉल्वेंट कहना है, सॉल्वेंट कह लो, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है सर। ये रही, ये जो रेड रेड कलर से आपको डॉटेड डॉटेड नजर आ रही है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर आपने रखा हुआ है या तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहना है, कौन सा सॉल्यूशन? हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। जब बाहर कुछ भी नहीं था, 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 तो पिस्टन यहां पे था, यहां पे पिस्टन यहां पे था, ठीक। क्या आपको पता है जैसे ही बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन आ जाएगा, सर ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी के कुछ ये मॉलिक्यूल्स ये अंदर चले जाएंगे सॉल्वेंट के, नेट मूवमेंट अंदर से बाहर से अंदर चले जाएंगे, यस। क्या ये पिस्टन कुछ ऊपर रेज हो जाएगा? हाँ सर, ऑब्वियसली सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर आएंगे तो ये कुछ ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर। कितनी हाइट बढ़ गई? दैट इज एच। कितनी हाइट बढ़ गई? एच।
क्या इस हाइट h के कारण ही ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ है? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए। क्या इस हाइट के कारण ही प्रेशर डेवलप हुआ है? यस के लिए सिर्फ वाई लिखें, नो के लिए सिर्फ एन लिखें। श्रीदत्त त्रिवेदी कह रहे हैं ट्वर्क कर दो सर एक बार। क्यों बेटा, घर पे भी तुम्हारे सब यही करते हैं? जो घर पे तुम्हारे होता है जरूरी थोड़ा वो मैं भी करके दिखाऊं, है ना? अभी तो मैं घर पे नाम नहीं ले रहा, तुम किस किस की ट्वर्किंग देखते हो, है ना? मेरे को ये बातें मत बोला करो। वो आम वो आम आदमी पार्टी की रैली नहीं देखी थी? उसमें एक रिपोर्टर ने, एक आंटी जी थी, उनको बोला कि शायद कुछ मोदी जी से रिलेटेड बोल दिया, ठीक है, कि बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो आंटी ने बोला था, हे बिल्कुल मेरे से ऐसी बात नहीं करना, मैं बहुत गंदी औरत हूं, अभी गाली दे दूंगी। हाँ तो मैं भी वैसा ही हूं, मैं बेटा गाली तो नहीं दूंगा, बट मैं वहां पे जाके घुसाऊंगा तीर को कि ना बैठा जाएगा ना खड़ा हुआ जाएगा, है ना? यस, समझ गए भाई? हाँ, मैंने तुझे फेमस भी कर दिया। अब तो यही सोचता रहेगा सारा दिन, देख दिन कैसे बर्बाद किया जाता है, अपन को पता है, अपन को पता है, ठीक है। अब तो सारा दिन यही सोचता रहेगा, हाय मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मेरी फैमिली के बारे में ऐसा बोल दिया, है ना? हाँ, इसी कारण बोला गया, इसी कारण। तो आप हमें ना बोलें, हम आपके बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। है ना? हमें इंस्टीट्यूशन के द्वारा कहा जाता है ऐसे लोगों को इग्नोर करें। मैंने कहा भाई साहब, भगवान ने इनको बनाते हुए इग्नोर कर दिया, कम से कम इंसान तो इनको ना इग्नोर करें, ठीक है। कभी कभी होता नहीं, ऐसा लगता है कि यार भगवान ने इसे बना के गलती कर दी। ये ऐसे ही लोग हैं। मैं पढ़ा रहा हूं भाई, अगर पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है, कोई समझ नहीं आ रही चीज, वो आप मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दे सकता हूं। ऐसी बातें ना बोलें। अब तो वैसे नहीं बोलेंगे आप, है ना? जी, आइए ध्यान से बस इसका फॉर्मूला सुनिए। ये जो प्रेशर यहां पर डेवलप होगा वो हाइट के कारण होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एच रॉ जी। क्या आप सबको जी का मतलब पता है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं इसका वो नहीं करा रहा हूं, क्या डेरिवेशन, कोई मतलब ही नहीं है। रॉ डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, और एच ये जो हाइट, हाइट इन सेंटीमीटर, है ना? सब कुछ एम के एस में, सी जी एस में रखना। मैंने इसको सेंटीमीटर में रखा है, तो ये ग्राम पर एमएल में है, और फिर ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा, ठीक है। डेरिवेशन हमें करना नहीं है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी कम आते हैं, बट फिर भी मैंने कहा एक बार बता दें। आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। कोई दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम। उनको क्या बोलते हैं आप? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है और कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर क्या है? सेम, तो उसे क्या बोलेंगे आप? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जनरली ऐसा होगा कि आपको टेम्परेचर मेंशन्ड नहीं होगा, नहीं होगा। पहले सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंशन्ड नहीं होगा। नहीं मेंशन्ड होगा तो टेम्परेचर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला लिखूंगा C1RT, इसका लिखूंगा C2RT। सर देखो आर तो वैसे भी सेम था, तो वो आपने सेम रखना ही था। R1 R2 बोल ही नहीं सकते आप, ठीक है, क्योंकि आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो सबके लिए सेम ही होता है। बट सर टेम्परेचर, अभी अभी तो बताया, टेम्परेचर अगर मेंशन्ड नहीं है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम होगा। C1 क्या है बेटा? पहले सॉल्यूशन में की मोलैरिटी। C2 क्या है? दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी। सर लिखो इसके, इसका क्या लिखेंगे? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट y divided by volume of solution in liter, number of moles of solute
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर आप गलत बोल रहे हो सर, मोलैरिटी की डेफिनेशन पता क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितनी वॉल्यूम में? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यानी कि वॉल्यूम जो यहां पे होगी वही यहां पे होगी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम। वो किसके कारण आता है? जब दोनों के नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के क्या हो जाएंगे? सेम। दोनों के नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के क्या हो जाएंगे? सेम। ये पहले सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, ये दूसरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के। ठीक है, यहां पर क्या रखेंगे? WB बाय MB। ठीक है जी, ये पहले सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास पहले सॉल्यूशन के अंदर, उसका मोलर मास। ये दूसरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास, उसी सॉल्यूट का मोलर मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। जब भी किसी पर्सन का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है और उसका क्या बोलते हैं आप, ये हॉस्पिटल में लेके जाए जाते हैं, तब ब्लड के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उन्हें कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है? पता है आपको? क्या आपको पता है उसको कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है? कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है? 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, क्या 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब पता है? सर ये कौन सी परसेंटेज दे रखी है? सबसे पहले तो आप ये बताइए बेटा, पूरे चैप्टर में जब भी परसेंटेज का नाम नहीं लिखा होगा तो वो परसेंटेज बाय मास ही होगी, बट ऑस्मोसिस में या ऑस्मोटिक प्रेशर में जब भी परसेंटेज का नाम नहीं लिखा होगा, ये परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ होगी। सॉरी, ये कौन सी परसेंटेज है? परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। पहले ये बताओ, क्या ये सॉल्यूशन आप घर पे बना सकते हैं? क्या ये सॉल्यूशन आप घर पे बना सकते हैं? यस सर। 0.91 ग्राम ऑफ NaCl लेना है, 0.91 ग्राम ऑफ NaCl लेना है। ठीक है, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में तो 0.91 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वो RBC रेड ब्लड सेल्स के प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, जिसे आप ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी कि इस सॉल्यूशन को अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में दिया जाए तो वो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है सर, ठीक है। कोई भी दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, उसमें से, अच्छा एक और बात बतानी थी, 0.91% परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है, या अगर इसकी नॉर्मेलिटी निकालोगे तो इतनी आएगी, या मोलैरिटी भी निकालोगे तो इतनी ही आएगी, इतनी आएगी। ये लिखा हो, ये लिखा हो या ये लिखा हो, मतलब तीनों का मतलब सेम ही है। 0.91 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टॉपिक पर वापिस आते हैं। दैट इज, कोई भी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर
को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। और किसी भी सॉल्यूशन का अगर लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। ये जनरल डेफिनेशन है, बट कई किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है जो कि सही है, गलत नहीं है। अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ये आरबीसी से या इससे एक ही बात है 0.91% ऑफ NaCl से ज्यादा है तो उसको हाइपरटॉनिक बोलेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम है तो हम उसे हाइपोटॉनिक बोलेंगे। बात ये भी बिल्कुल सही है। देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। पीछे से एक बिल्कुल थोड़ी सी आवाज आ रही है, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि कई फ्लोर ऊपर जहां पर हमारा घर है उससे कई फ्लोर ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं, उससे भी कई फ्लोर ऊपर कोई काम चल रहा है छोटा मोटा। आपको अगर उसके ऊपर ध्यान देना है और मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो आप सोचिए आपका फोकस लेवल कैसा है, कैसी आपकी अटेंशन है। आप वही है बेटा कि गली में मतलब कि मां बाप की तो पूरी जिंदगी बीत रही है आप लोगों को पढ़ाने में, और गली में कोई अगर आलू बेचने वाला टमाटर बेचने वाला आ जाता है और वो आवाज मारता है आलू ले लो टमाटर ले लो, आप कहते हैं मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। भाई मां बाप की जिंदगी बीत गई, वो पूरी लाइफ डिस्टर्ब रहे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। गली में कोई आलू टमाटर बेचने वाला आ गया तुम उससे डिस्टर्ब हो गए, है ना। कई फ्लोर, मुझे इतनी आवाज कम आ रही है वहां से, तो तुम्हें तो बहुत ही कम आ रही होगी क्योंकि माइक के थ्रू तुम लोगों को आवाज आ रही है। बट वही है कि एक छोटी सी आवाज का एक बहुत बड़ा बतंगड़ क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं आ रही है, नो इश्यू सर, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर सर, है ना, नो प्रॉब्लम, नो एनी बैकग्राउंड साउंड, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। चलिए आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। अगर आपने रेड ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया है जो 0.191% सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो जितना पानी अंदर आएगा, जितना सॉल्वेंट अंदर आएगा, उतना ही सॉल्वेंट बाहर जाएगा, आरबीसी वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपने आरबीसी को रख दिया गलती से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट पानी बाहर से अंदर आएगा, आरबीसी क्या होता जाएगा? स्वेल होता जाएगा। सर किस सॉल्यूशन में? जब 0.91% से कम वाला होगा। इस आरबीसी के बाहर सॉल्यूशन कौन सा है? 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl से कम वाला, 0.8%, 0.7%, 0.63% से कम वाला, तो पानी अंदर जाएगा, ये रेड ब्लड सेल क्या होता जाएगा? स्वेल होता जाएगा, ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा? बस्ट हो जाएगा। आपने इसी आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, आपको पता है बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, अंदर लो है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का नेट मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगा, रेड ब्लड सेल क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। मुझे जल्दी से बताइए ये प्लाज्मोलाइसिस है कि हीमोलाइसिस है? प्लाज्मोलाइसिस है कि हीमोलाइसिस है? देखें जरा, बायो के बच्चे हैं आप, क्या सीखा है आपने?
ये वाली जो हाइपोटोनिक में रखा गया है, ये प्लाज्मोलाइसिस है कि हीमोलाइसिस है? कुछ प्लाज्मो बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, कुछ हीमो बोल रहे हैं। चलिए ठीक है जी, आप लोगों को पता है, इतना ही बहुत है हम लोगों के लिए। एक और छोटा सा टॉपिक बताना है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर उसके ऊपर करने हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन और क्वेश्चन। ये जो 3-4 पेज कल खाली छुड़वाए गए थे, ये उसी में लिखा है ना सब कुछ? ये उसी में लिखा है ना सब कुछ, जो 3-4 पेज खाली छुड़वाए गए थे? पक्का ना? आइए बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। रिवर्स ऑस्मोसिस में आपने एक यूट्यूब ले ली है, जिसके बीच में है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्वेंट है सर, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला, क्योंकि सॉल्यूट है ही नहीं, और राइट हैंड साइड पे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट सॉल्यूट है तो कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो सर सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट इधर से इधर आता जाएगा। अगर आप इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं तो क्या आपको यहां पर प्रेशर लगाना पड़ेगा? यस। उस प्रेशर को क्या हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे? यस। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की मान लो वैल्यू है 5 atm। कितनी? 5 atm। यानी कि आपने इस पिस्टन की हेल्प से अगर 5 atm प्रेशर लगाया तो नेट मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल की 0 हो जाएगी। 2 सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जाएंगे तो 2 ही सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर आएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 5 atm। मान लीजिए आपने प्रेशर जो है वो अप्लाई कर दिया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर यहां पे अप्लाई कर रहे हो, ये पिस्टन की हेल्प से, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर 5 atm है, आपने अप्लाई कर दिया 6 atm। तो सब अब सर उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां से कहां मूव करने लगेंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। जब प्रेशर लगाएंगे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन प्रेशर greater than osmotic pressure is applied, then solvent मूव करेगा कहां से कहां? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट फॉर्म में RO भी बोलते हैं। सर क्या जो घर पे RO लगा होता है, क्या उसमें यही चीज यूज होती है? एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, कैसे कैसे मैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं आपको। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ पानी है, सॉल्वेंट बोल सकते हैं इसे, बिल्कुल। दूसरी तरफ सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, सॉल्ट वाटर लिख देता हूं, प्लस का साइन हटा देता हूं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सॉल्ट वाटर। तो सर ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या हमें इसी का लेवल बढ़ता जाएगा? यस। क्या यहीं पर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा? यस सर, ताकि नेट मूवमेंट 0 हो जाए। अगर मान लेते हैं यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अपनी मनमर्जी से लिख रहा हूं 8 atm है, बट अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया यहां से पिस्टन पे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सर उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। सॉल्ट वाटर वाले से, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे। इधर नेट मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगी। यानी कि सॉल्ट वाटर वाले में से सॉल्ट यहीं पे रह जाएगा, सॉल्यूट यहीं पे रह जाएगा, पानी इधर चला जाएगा, पानी इधर चला जाएगा। क्या आपने सॉल्ट वाटर में से वाटर को प्योरीफाई कर लिया? क्या सॉल्ट वाटर वाले में से वाटर को प्योरीफाई कर लिया? सॉल्ट वाटर वाले का
सॉल्ट रिमूव कर दिया, डीसैलाइनेशन, डीसैलाइनेशन मतलब सॉल्ट को रिमूव करना ऑफ वाटर, यूज्ड इन आरओ। घर के आरओ में यही होता है, घर के आरओ में यही होता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल यही है। आगे बढ़े। अब बेटा करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन और क्वेश्चन। जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन, हर एक प्रकार का क्वेश्चन है भाई, असर्शन, रीजनिंग, मैट्रिक्स मैच, सिंगल चॉइस, मोर देन वन करेक्ट, नीट के क्वेश्चन, एम्स के पीवाईक्यू, एआईपीएमटी के पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ नहीं छोड़ रहे हम क्लास में, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। बस आपकी क्लास में अटेंशन चाहिए और आप रिवाइज करके आए, बस यही चाहिए मुझे, दो चीजें और कुछ नहीं। आइए पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स को रिमूव किया गया बॉडी से, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन वाटर, तो प्रेशर इनसाइड द सेल इंक्रीजेस। देखिए भाई, ये है आरबीसी, और उसको पानी के अंदर रख दिया। कहां रख दिया हमने? पानी के अंदर रख दिया, पानी के अंदर, वाटर के अंदर। तो क्या होगा? आपको पता ही है, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। हाँ सर, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ये स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो प्रेशर इनसाइड द सेल इंक्रीजेस, हाँ इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सेल, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज होगा सर। कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या आपको पता है बाहर से पानी जा रहा है? पानी, यस। क्या वॉल्यूम बढ़ती जा रही है? यस। क्या कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी? यस। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसने बोला इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होगी भाई, डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 40% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। आप बच्चे कहते हैं सर एक किताब में से क्वेश्चन करा दो, हम 4-4, 5-5 किताबों में से करा रहे हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या एक अनराइप मैंगो, कच्चा आम, प्लेस्ड इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दिया गया वो बनाने के लिए, पिकल, अचार बनाने के लिए, तो ये श्रिवल हो जाएगा। श्रिवल का मतलब सूख जाएगा, सूख जाएगा, पतला हो जाएगा, पिलपिला, पिलपिला नहीं, सूख जाएगा, पतला हो जाएगा। क्या ऐसा क्यों होता है? क्या ये वाटर गेन करता है ड्यू टू ऑस्मोसिस? क्या ये लूज करता है ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस? गेन करता है ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, या वाटर लूज करता है ड्यू टू ऑस्मोसिस? सर यही है, कल आपने एग्जांपल बताया भी था, आज रिवीजन में भी हमने डिस्कस किया कि क्या यहां पर ऑस्मोसिस होती है। मैंगो के अंदर जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है, कारण मैंगो के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, और जो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें हाई होगी, ठीक है। तो लो से हाई जाएगा, इसी कारण ये पतला हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। 80% बच्चों का सही है जी, बहुत बढ़िया। आगे आइए, ये भी एम्स का क्वेश्चन है। 1 ग्राम कोई पॉलीमर है, ठीक है, जिसका मोलर मास भी दे रखा है, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया 100 ml ऑफ वाटर में। आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा हुआ है पास्कल में, पास्कल में। पहले तो मैं एटीएम में निकाल लूंगा, फिर पास्कल में उसे कन्वर्ट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात, आई एम सॉरी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा हुआ है? यस, सॉरी, हाँ, इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, यस। सी क्या होता है सर? दैट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास बाय मोलर मास।
और वॉल्यूम लीटर में, सर हमें मिलीलीटर में दे रखी है, तो बेटा ऊपर 1000 आएगा। आर की वैल्यू भी मैं 1/12 रख रहा हूं, एटीएम में पाई एटीएम में ही आएगा, इंटू टी। टी कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, पता ही है कैल्विन में कितना होगा 300। सर इसमें 273 ऐड करना, बिल्कुल सही। आइए कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। सर क्या ये 25 पे आ जाएगा? बिल्कुल। क्या ये 30 से 30 कैंसल आउट हो जाएगा? बिल्कुल। क्या ये 25 के टेबल में 800 कहां पे आएगा? 32 पे, 32। तो क्या बच गया बेटा? 160 इंटू 32। ये आया एटीएम में। सर हमें एटीएम में नहीं चाहिए, हमें पास्कल में चाहिए। क्या किसी को रिलेशन याद है? 1 एटीएम में कितने पास्कल होते हैं? 1 एटीएम में कितने पास्कल होते हैं? 1 एटीएम में कितने पास्कल होते हैं? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं देंगे, आंसर का जवाब देंगे बस। जी 10⁵ शाबाश, कुछ बच्चों को तो याद है एटलीस्ट, कुछ बच्चे 760 बताए जा रहे हैं। चलिए तो फिर एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर 3 4 5 आ गया 10⁵, नीचे 16 इंटू 32, ये आ गया पास्कल। क्या ये एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगी? यस। क्या ऊपर 10,000 बच गया? यस। नीचे 32 इंटू 16 बच गया। 32 को 20 से करूंगा तो कितना आता है भाई लोग? दैट इज 640। 640 में से माइनस कर दो 128, दो एक कितना 512। देखो भाई, अगर ये 500 होता तो क्या आंसर जो है वो 20 आ जाता? यस सर। ये 500 से थोड़ा बड़ा है तो आंसर 20 से थोड़ा छोटा होगा, 20 से थोड़ा छोटा होगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो आंसर जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो 19.4 पास्कल, खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में कोई खास टाइम तो नहीं लगा, मैं समझा रहा होता हूं इस कारण मुझे ज्यादा टाइम लगता है, बट कैलकुलेशन में हमने उतना टाइम नहीं लगाया है। आगे बढ़े। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर। अच्छा, एक सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया दे रखा है, उसका मोलर मास भी दे रखा है, वो आइसोटोनिक है 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलर मास आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। एक यूरिया का सॉल्यूशन है और एक क्या है, कोई नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। दोनों के दोनों आइसोटोनिक है। क्या है? आइसोटोनिक। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ये नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट, दोनों का क्या है? सेम। सर कहीं पर मोलर मास आपसे पूछा गया, इसका मोलर मास पूछा गया, ठीक है सर। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, कैंसल आउट कर दो। आर तो वैसे ही दोनों का सेम होगा, कैंसल आउट कर दो। सर यहां पर क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स 10 डिवाइडेड बाई 60। और सर वॉल्यूम लीटर में दे रखी है 1 लीटर दे रखी है, तो ऊपर 1000 से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर यहां पर ये सॉल्यूशन का 5% सॉल्यूशन है ये। सर आपने बताया था जब भी ऑस्मोसिस की बात हो रही होगी तो इस 5% का मतलब क्या होगा? ये परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। हाँ, तो चलिए पहले यहां पर इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वही निकालना है हमें। वॉल्यूम ml में है 100, तो ऊपर 1000 आएगा ही आएगा, ऊपर 1000 आएगा ही आएगा। सर कैंसल कर देंगे इसको और इसको, MB उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा।
MB क्या हो गया 6 × 5 × 10 सर 300 ग्राम पर मोल आ जाएगा। दे रखा है 300, ये रहा 300, ये रहा 300। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, विच इज वेरी वेरी गुड। शाबाश शाबाश। आइए अगला क्वेश्चन, ये नीट 2021 का है। पिछले वाला किसका था? एम्स का। उससे पिछले वाला एम्स का, फिर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये भी एम्स का। वैरायटी वैरायटी वैरायटी। आइए, द फॉलोइंग सॉल्यूशन, नीचे कुछ सॉल्यूशन बनाए गए हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज को डाला 250 ml में पहले सॉल्यूशन में, उसका ये जो भी प्रेशर P1 दे रखा है। 10 ग्राम यूरिया को डाला 250 ml वाटर में, ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो P2 दे रखा है। तीसरे वाले में 10 ग्राम सुक्रोज डाला है 250 ml वाटर में, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर P3 दे रखा है। आपसे राइट ऑप्शन पूछी गई है ऑस्मोटिक प्रेशर की। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि तीनों के पहले ऑस्मोटिक प्रेशर निकालें फिर उनको कंपीट करें। हम सबको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी सबकी सेम है, 250 ml 250 ml 250 ml, यानी कि हमें वॉल्यूम भी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो सीधा देखो, जिसके नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के, मास, इसका मोलर मास होता है 60, 1/6 आ गया। और कौन है ये? दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? नहीं, पहला ग्लूकोज था, चलो ग्लूकोज के भी लिख देता हूं। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका निकालोगे 180 आएगा, 180 आएगा 180। फिर तीसरा कौन है? सुक्रोज। सुक्रोज ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सर इसका 342 आएगा। सर न्यूमिनेटर सबका सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। P3 सबसे कम, ये P1 है और ये P2 है। क्या P2 सबसे बड़ा होगा, फिर P1 होगा और फिर P3 होगा? बोलिए यस और नो, यस और नो। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक से ही हो सकते हैं भैया। सबका मास सेम दे रखा था, इतना तो मुझे पता चल गया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मास सबका सेम दे रखा है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम। मोलर मास सबसे ज्यादा कार्बन का, इसका आएगा सुक्रोज का, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, P3 सबसे कम हो गया। मोलर मास सबसे कम यूरिया वाले का है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा हो गए। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लीजिए एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताएं बिना शर्माए। एक गिवन टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हाइयर होता है डाइल्यूट से, लोअर होता है डाइल्यूट से, सेम होता है डाइल्यूट से, और कैन नॉट बी कंपेयर विद द ऑस्मोटिक। क्या लिखा है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट, हाँ अच्छा। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, डाइल्यूट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन लेस। कॉन्सेंट्रेशन हाई, सर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये ज्यादा तो ये ज्यादा, तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का ज्यादा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, सर आपने वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ाया। बेटा तुम्हें यही नहीं पता कि वेंट ऑफ फैक्टर कब पढ़ाया जाता है, आपको यही नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, आपको यही नहीं पता। मुझे शर्म आ रही है, मतलब कि ना ऐसे बच्चे को पढ़ाते हुए जिसने पूरी क्लास 12th पढ़ ली और उसको यह भी नहीं पता कि वेंट ऑफ फैक्टर इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ऐसी हरकतें ना करें। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट मुझे लगता है कि आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, पोल नहीं आ रहा बेटा, जिनका पोल नहीं आ रहा आप चैट बॉक्स पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 200 ml कोई एक्वा सॉल्यूशन है प्रोटीन का। अच्छा, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है 200 ml
और प्रोटीन का मास दे रखा है, सॉल्यूट का मास दे रखा है, ठीक है 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है इतने बार और टेम्परेचर भी दे रखा है। आपसे मोलर मास पूछा गया है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई ये रहा, सी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास बाय मोलर मास निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर ये 200 ml में है तो बेटा ऊपर 1000 आएगा। आर की वैल्यू बार में कितनी होगी, बार में सर 0.083 होगी, है ना 0.083 होगी, बट मैं 0.083 को अप्रोक्सीमेटली 1/12 लिख रहा हूं। वैसे 1/12 होता नहीं है, 1/12 से थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा छोटा, बट 1/12 लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसान हो जाएगी। वैसे भी 1/12 लिखते हैं 0.0821 के लिए, लीटर एटीएम के लिए, बट चलिए चल जाएगा। और यहां पर टेम्परेचर, क्या ये 25 पे जाएगा, क्या ये 5 पे जाएगा, क्या ये दोनों डेसिमल और ये दोनों डेसिमल कैंसल आउट हो जाएंगे, यस 25 इंटू 5 क्या होता है 125, 257 MB निकालना ना, MB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 125 डिवाइडेड बाय 257 इंटू 10⁻⁻3। क्या वो 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा, यस सर। ध्यान से देखना, अगर ये 250 होता, अगर ये 250 होता तो हाफ इंटू 10⁻3 आ जाता। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, वन 126 को 5 से मल्टीप्लाई करना है मैंने, अच्छा 126 लिखा ही नहीं यहां पे, 126 लिखा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे 126 लिखा ही नहीं है, लिखा लिखेंगे लिखेंगे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा वो। हाँ क्या कर रहा हूं मैं, ये देखिए 126, ध्यान से कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। अगर ये 250 होता, अगर ये 250 होता तो हाफ आ जाता, 126 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है 63, 63,000 के आसपास का आंसर होता। क्या 63,000 के आसपास का यही आंसर दे रखा है 61038। देखिए ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखिए, सीखेंगे नहीं तो पेपर में अपने आप लगे रहेंगे और बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। ये 250 होता तो 125 250 पे 2 पे चला जाता, 126 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता 63, 63 इंटू 1000 क्या हो जाता 63,000। बट ये 250 से थोड़ा बड़ा है तो 63,000 से छोटा आंसर आएगा थोड़ा सा, वो यही है ऑप्शन नंबर डी। सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करके, बेटा पढ़ाई करके करें, जैसे क्रिएट हुआ है वैसे ही उसको खत्म करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, सभी जाने सुन लीजिएगा, ठीक है। मेरे को पता है मेरे बताने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे पूछते रहेंगे, पर चलिए ये उनका काम है, जो मेरा काम है मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपके नीट के सिलेबस से एलिमिनेटेड है, पता है सबको, यस सर, ठीक है। बट स्टेट्स ऑफ मैटर में कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई बॉयल्स लॉ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, जो आपको पता होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि अगले चैप्टर्स में काम आएंगी, थर्मोडायनेमिक्स में या किसी और चैप्टर में भी काम आएंगी। इसी कारण स्टेट्स ऑफ मैटर की हम 2 क्लासेस लेंगे, उसमें कुछ बेसिक चीजें आपको बताएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, ताकि आपको कभी थर्मोडायनेमिक्स या किसी और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है तो एक बार थम्स अप शो कर दीजिए। 2 क्लासेस लेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर की, यस, बढ़िया, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि अगली बार कोई बच्चा कुछ पूछे, ठीक है, तो अब आपके, है ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाली स्थिति होनी चाहिए, आपको जवाब देना उसको कि सर ने यह बात बोली थी, ठीक है। एवरेज एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक बोल दिया मैंने, ऑस्मोटिक बोलना था, आप लोगों के साथ रह के आप जैसा ही होता जा रहा हूं मैं। एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना है 7.8 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 310 केल्विन।
आपसे कंसंट्रेशन पूछी गई है। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही आंसर ये आना चाहिए, मैंने भी सच में सॉल्व नहीं किया अभी, मैंने भी सच में सॉल्व नहीं किया है, बट आंसर यही आना चाहिए। आइए करके देखते हैं। पाई किसके बराबर होता है? सी आर टी। क्या आपसे सी पूछा हुआ है? ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। पाई कितना दे रखा है यार? 7.8 बार। टी आपसे पूछा हुआ है, आर टी डिवाइड हो जाएंगे। आर कितना है बार में? 0.083। और टी कितना है? 310 केल्विन। इसे सॉल्व करके देखो। बी आ रहा है, बी आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? मैं भी एक बार करके देख लेता हूँ। पॉइंट 3 बना रहा है, अच्छा। तो फिर इन्होंने क्वेश्चन अपने मन से बनाया यानी कि। चलिए ठीक है। बताओ मैंने ये आंसर क्यों लगाया था? बताओ मैंने ये आंसर क्यों लगाया था? फिर आप घर से याद करके आए थे? घर से याद करके आया होता तो सही ना होता फिर। बोलो। बताओ ऐसा क्यों हुआ? ये इस कारण हुआ, मुझे लगा कि इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया होगा यहां से, मुझे लगा। ये देखो, 0.16 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद आरबीसी, है ना? तो मेरे को लगा यहीं से दे दिया होगा, तो 0.616 मोलर ही होगा। बट मेरे को लग रहा वो मेरे से भी शाने हैं, है ना? उनको पता चल गया अबे यार कोई कहीं ऐसे ही क्वेश्चन ना कर ले, तो उन्होंने वैल्यू ही चेंज कर दी फिर आरबीसी के प्रेशर की। चलिए कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन करते हैं। नीट 2024 में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्लॉट, प्लॉट मतलब ग्राफ आया है पाई और सी का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आई है विद 25.73 लीटर बार पर मोल। टेम्परेचर पूछा हुआ है, कोई बात नहीं। ग्राफ बनाओगे? आप बनाओगे ग्राफ? ये देखो, पाई का और सी का ग्राफ बनाना है। फिर कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? ऐसी बातें पूछ के आप हमें शर्मिंदा ना करें। क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है? y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। y एक्सिस पर पाई है, x एक्सिस पर c है। स्लोप जो होगी क्या वो आर टी होगी? बिल्कुल सर, ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा। इसको नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा, इसको नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा MIT में, ठीक है। अच्छा आपसे क्या पूछा हुआ है? पाई का और सी का ग्राफ दे रखा है, स्लोप कितनी दे रखी है? स्लोप कितनी दे रखी है? 25.73 लीटर बार पर मोल। आपसे टेम्परेचर पूछा हुआ है, क्या आपको पता है स्लोप जो है वो आर टी है? यस सर, स्लोप की वैल्यू 25.73 है। आपसे टेम्परेचर पूछा हुआ है 0.083, 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083। सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर ये 0.01 होता, कितना होता? 0.01, तो 2 0 इधर आ जाते और, ठीक है। 0.2573 होता, बट ये पॉइंट नहीं नहीं 0.1 होता, तो है ऐसे करके समझाता हूं। अगर ये 0.1 होता, क्या होता? 0.1 होता। अगर ये 0.1 होता तो आंसर क्या आ जाता? 2.573। बट ये 0.1 से थोड़ा कम है, 0.08 है, 0.1 से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब आंसर 2.757 से थोड़ा नीचे आएगा। 2.57 से थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। 2 के आसपास आ सकता है कोई? 2 के आसपास आ सकता है, 2 के आसपास। केल्विन में, केल्विन में, ऑब्वियसली केल्विन में।
अरे और यह मैं गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। 0.1 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 257 के आसपास आंसर आना चाहिए था। 257, 257 से थोड़ा बड़ा, 257 से थोड़ा बड़ा, 257 से थोड़ा बड़ा। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख देता हूं आपको। 5.73 डिवाइडेड बाय 0.083, हाँ 257 से थोड़ा बड़ा 310 आ रहा है केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया सर? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 है। 273 माइनस करना है, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा। बेटा केल्विन में है ना, वो केल्विन में। मैं क्या कर रहा था, उसको गलती से 0.1 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 257 आएगा, ठीक है। बट क्योंकि ये 0.1 से थोड़ा छोटा है तो 257 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए थी। 257 से वो एक ही दे रखी थी, 310 केल्विन, 310 केल्विन, यही है ना, 310 केल्विन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, एम्स का है। खुद करो यार आप ये। खुद करो। सर ने एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट करने वाला रिलेशन कहां लिखवाया? कहीं नहीं लिखवाया आयुषी। 25.73 इंटू 12 कर लो, ये भी सही है पीयूष, प्रियांशु सॉरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि 1/12 मान लिया आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 25 इंटू 12 310, ठीक है, ठीक है, 300 के आसपास, ठीक है। आरबीसी में NaCl होता है क्या? रचिन जी, ओ रचिन जी, ओ रचिन जी, रचिन जी, बेटा आप तो ज्यादा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर और ऑस्मोटिक प्रेशर 600 mm ऑफ मरकरी आया है 15 डिग्री सेल्सियस में। मोलर मास आपसे पूछा गया है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 20 ग्राम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर वही बात यहां पर तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम दे रखी है। कितनी बार बता दूं, जब सॉल्यूट बहुत कम होता है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की वॉल्यूम सेम होती है। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 600 mm ऑफ Hg होगा। तो एटीएम में कितना होगा सर? 760 से डिवाइड कर दो, 760 से डिवाइड कर दो। 1 एटीएम में 760 mm ऑफ Hg होता है एट 15 डिग्री सेल्सियस। सर 15 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना हो जाएगा? दैट इज 288 केल्विन। आपसे मोलर मास सब्सटेंस का पूछा गया है जिसको आपने डिसॉल्व किया है। सर एमबी पूछा गया है। सर पाई इज इक्वल टू सीआरटी लगाएंगे। सीआरटी में जो मोलर मास सॉल्यूट का नीचे आएगा उसको इधर ले आओ और पाई को उधर ले जाना। डब्ल्यू भी कितना दे रखा है? 20। आर कितना है? फिर वही एटीएम में रखना ना, तो 1/12। और टी कितना है? टी 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 कितना है? टेम्परेचर 288। और यहां पर पाई भी आना है, पाई 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 पाई, 600 डिवाइडेड बाय 760, वो ऊपर चला जाएगा। सर वॉल्यूम भी आनी है, वॉल्यूम वॉल्यूम 500 ml में है तो ऊपर 1000 आएगा। सर कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल कर लेते हैं, 2 पे। सर ये 24 पे। सर ये कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल। सर ये 3 पे चला गया, बिल्कुल। क्या ऊपर यही बच गया? ये भी 8 पे चला गया, यस। 76 इंटू 16, 76 इंटू 16। सर 76 को 20 से करते हैं तो 1520 आता है। 1520 में से 304 माइनस कर दो। 1520 में से 304 माइनस कर दो। सर आंसर आ जाएगा 1216। है कोई ऐसा? 1216 के आसपास।
12-16 के आसपास, ये रहा ये रहा ये रहा जी, डी है ना, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सर आपका अप्रोक्सीमेट क्यों आया है? आर की वैल्यू के कारण, है ना। आर की वैल्यू हमने 1/12 रखी है, अगर 0.083 रखी होती तो बिल्कुल करेक्ट आता। ठीक है, बट उसी के आसपास का आंसर देखना है। अगला क्वेश्चन करें भाई। क्वेश्चंस की कोई वैरायटी में, कोई नंबर में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है? हाँ, बिकॉज ऑफ आर, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन आया जी। ठीक है सर, 760 कैसे आया? बाबू जी, कई लोग सीखना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। मैंने ऊपर रिलेशन लिखा भी है, फिर भी पूछा जा रहा है कैसे। एटीएम को एमएम ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना होगा तो 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, एमएम ऑफ एचजी को एटीएम में कन्वर्ट करना होगा तो 760 से डिवाइड करेंगे, है ना। सीखना ही नहीं चाहते शायद। तो ऐसी स्थिति होगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करिए। बट कैलकुलेशन से 310 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आपकी कैलकुलेशन से आ रहा होगा, हमारी कैलकुलेशन से नहीं आ रहा। आपकी कैलकुलेशन से आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन से नहीं आ रहा। आपका कैलकुलेटर खराब है, फेंक दीजिए उसे। डन 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 सर, है ना। क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आइए इसको डिलीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? मैं पानी पी लूं, गला बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, ओ बिल्लो यार दी, यार दी, यार दी नी बिल्लो, यार दी निशानी छला मंगदी, बिल्लो यार। चलो भाई चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखो भाई लोग, इस बनाना के ऊपर नजर ना रखी जाए, है ना, नजरें मत लगाएं। ठीक है, देखिए आप भी क्लास के बीच में कुछ खाते होंगे, गुटखा, चैनी खैनी या कुछ और, है ना। शौक बड़ी चीज है, मैंने आपको कभी भी मना नहीं किया है, तो इस कारण प्लीज इसके ऊपर नजर ना रखी जाए, बिल्कुल। हाँ, पहला, यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। हाँ सेम होंगे, दोनों प्रेशर है। हमें तो फॉल्स बताना है। रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एसपीएम के थ्रू मूव करते हैं, बिल्कुल, फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। गलत है सर, वो तो ऑस्मोसिस में मूव करते थे, रिवर्स ऑस्मोसिस में तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यही स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। हाँ, सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो केएफ चेंज हो जाता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायमेंशनलेस है, बिल्कुल, ये होती है ना रिलेटिव लोअरिंग। ऊपर भी प्रेशर का यूनिट है, नीचे भी प्रेशर का यूनिट है यार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो। ये भी किसका है भैया जी? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ओए, पिछले वाले का आंसर भी तो देना। बी था ना, बी था ना आंसर? हाँ बी था। 65% बच्चों का सही है, इसको भी करिए। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, मैं भी पढ़ लूं। कंसिडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेश वाटर इधर पड़ा हुआ है,
और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ये पड़ा हुआ है सर, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट यहां है ही नहीं तो लो है, सॉल्यूट यहां है तो हाई है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी अगर प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाए तो। क्या ऑस्मोसिस इधर से इधर होगी? एब्सोल्युटली राइट। अगर प्रेशर जो है, अगर प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाएगा तो। ये तो करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट ही तो है ये। करेक्ट है। वाटर जो है साइड बी से साइड ए की तरफ जाएगा अगर प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाएगा। ये भी सही है सर। अगर प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, वाटर इधर से इधर मूव करेगा। सर ये भी करेक्ट है, ये तो एक से ज्यादा करेक्ट हो गए यार। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए अगर प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाएगा। नहीं सर, तब नेट मूवमेंट प्रेशर इक्वल टू, हाँ प्रेशर इक्वल टू कहां लगाए? ऑस्मोटिक, नहीं, तब नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा सर, जीरो। पानी इधर से इधर भी जाएगा, पानी इधर से इधर भी जाएगा, बट नेट मूवमेंट सेम होगा। दो पानी के मॉलिक्यूल इधर से इधर गए तो दो ही इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी प्रेशर इक्वल टू, नहीं नहीं वो तो नेट मूवमेंट जीरो होगा। तो आंसर इसके दो है जी, ठीक है। चैट बॉक्स रुक गया है मेरे ख्याल से, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। ओके अब ठीक है। ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, बिल्कुल। तो आंसर मैं ए लिख देता हूं, बट आंसर जिनका बी है वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। हाँ मोर देन फिर 90% बच्चों का करेक्ट हो गया, क्योंकि कईयों ने ए दे रखा है, कईयों ने बी दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में बताइए क्या हुए। ये तो मैं स्टॉप कर रहा हूं पोल, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है। तो मैं दोबारा पोल दूंगा, दोबारा पोल दूंगा, मैं दोबारा पोल दे रहा हूं मल्टीपल चॉइस वाला। चलिए अब करिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम होते हैं? दोनों कैसे सेम होंगे सर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, यस। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में और में नॉट भी सेम, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सॉल्यूट इज ऑलवेज सेम, सॉल्वेंट में भी डिफरेंट। ये कैसी कैसी चीजें हैं यार। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में और में नॉट भी सेम। एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो सकता है, एक यूरिया का सॉल्यूशन हो सकता है। क्या दोनों आइसोटोनिक हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, ये करेक्ट हो सकता है। सॉल्यूट इज ऑलवेज सेम, नहीं ऐसा नहीं है। एक तरफ यूरिया हो सकता है, दूसरी तरफ ग्लूकोज हो सकता है। आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी। बी तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया है, सी सिर्फ 40% बच्चों ने, बी 94% बच्चों ने करेक्ट दिया है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आओ आगे बढ़े। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच है। आइए आप और हम मिलके शुरू करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है पता चल जाएगा, इसे रिवीजन भी करके आए हो, टेस्ट की तैयारी भी है कि नहीं। सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन, हाँ ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना भी डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में, ठीक है सर। सर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो इसका सी हो जाएगा सर, सी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, सर ए हो जाएगा, ए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? दो सॉल्यूशंस में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, कम होता है, कम होता है, ये रहा सर, बी हो जाएगा, बी, बी। हाइपरटोनिक क्या होता है? सर जिसका ज्यादा होता है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है?
जिसमें सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। अगला क्वेश्चन ये भी करिए। मैच द लॉज जो कि कॉलम 1 में दे रखे हैं विद द एक्सप्रेशन जो कि कॉलम 2 में दे रखे हैं। रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। रॉल्स लॉ कहां है? ये रहा सर। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जितना सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में है मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन, जितना सॉल्यूट का प्योर फॉर्म में है मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। सर ये पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी लिखा है, एब्सोल्युटली राइट। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। यस सर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी का फॉर्मूला ये रहा के बी एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला के एफ एम। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि आज ही पढ़ा है हमने दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी आर टी। क्या अब हम लोग तैयार हैं? क्या अब हम लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? क्या हम लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? अब नॉर्मल मोलर मास कल करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं आप? कल आपके, आज आप मेरी हेल्प करेंगे, कल आपके लिए हेल्प हो जाएगी। क्या हम लोग, क्या हम लोग 8 to 10 पेजेस ब्लैंक छोड़ सकते हैं? ब्लैंक, हालांकि इसमें से 2 पेज कम भी छोड़ोगे तब भी चल जाएगा, तब भी चल जाएगा, है ना। पेज कल बच भी जाएंगे 2-4 थ्योरी के लिए, तो कोई आफत थोड़ा आ जाएगी, आफत थोड़ा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये टॉपिक कराना है एबनॉर्मल मोलर मास, डिसोसिएशन, एसोसिएशन। मेरे को लग रहा है 5-7 पेजेस में आ जाएगा, बट जानबूझ के मैं कह रहा हूं कि 8 से 10 पेजेस जो है ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और ये क्वेश्चंस लिख लाइएगा, लिख लाइएगा। देखो एम्स के क्वेश्चन है फिर भाई, ये भी एम्स का असर्शन रीजनिंग, वो सिंगल चॉइस था। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये नीट का है, एम्स का है, नीट का है, एम्स का है, नीट का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेई मेन का, एआईपीएमटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोर देन वन चॉइस वाला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सेम क्वेश्चन इस साल जेई मेंस में भी आया, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर ये एम्स का असर्शन रीजनिंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रॉपर हैं, एम्स 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 एम्स, जेई मेंस। ठीक है, एम्स, जेई मेंस, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लिख लाइएगा। ठीक है, एआईपीएमटी यानी कि जिसे आप नीट बोलते हैं, ठीक है, जेई मेंस, ये एआईपीएमटी जिसे आज आपकी डेट में नीट बोलते हैं, जेई एडवांस का भी क्वेश्चन है, लो भाई, जेई मेंस। ठीक है, बस ये लिख लाइएगा, लिख लाइएगा, मैं थोड़ा कह रहा हूं सॉल्व करो। ठीक है, क्लियर है भाई? क्या इतना कर सकते हैं हम लोग? इतना कर सकते हैं, 5 से 10 पेज खाली छोड़ देना, उसमें थ्योरी लिखेंगे। ये क्वेश्चंस लिख के लाओगे ना तो कल कम से कम करते टाइम तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें लगे अरे लिखे तो हुए हैं यार, बस अब समझना है और करना है, समझना है करना है, लिख के ले आओगे तो। ठीक है बेटा, आओ। और होमवर्क के लिए भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दिए हैं। ये तो पता ही है, फिर होमवर्क शीट का जब सॉल्यूशन आता है उसके अंदर है, इसके अंदर मैंने जेई एडवांस के ही क्वेश्चन वगैरह रखे हैं। आइए टेस्ट नंबर 10 शुरू करते हैं, किताब पकड़ते हैं और आपको क्वेश्चंस देना शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी ए सेक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
एक आइडियल सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है, देन क्या होगा? क्या वाई ए इन विच खाइए, ठीक है, वाई ए लेस देन वाई बी होगा, का ये ग्रेटर देन का भी होगा। ये क्या हो गया? वाई ए अपॉन वाई बी ग्रेटर देन काई ए अपॉन काई बी, और डी वाई ए अपॉन वाई बी लेस देन होगा काई ए अपॉन काई बी। सोचिए, समझिए और आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप बड़े आराम से इसका आंसर बता पाएंगे, ऐसा नहीं है। दिमाग डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। चलिए आइए, सबसे पहले वाई ए के बारे में बात करते हैं। क्या वाई ए यही है? पी नॉट ए काई ए डिवाइडेड बाई पी एस, और वाई बी क्या होगा? दैट इज पी नॉट बी काई बी डिवाइडेड बाय पी एस। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना? तो वाई ए वाई बी कौन ज्यादा होगा वो पता चलेगा न्यूमिनेटर से। हमें कहीं पर भी काई ए काई बी मेंशन्ड है ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी काई ए काई बी मेंशन्ड है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मैं सेम मान के चलूंगा, सेम मान के चलूंगा। तो क्या साफ पता चल गया? जिसका ये ज्यादा होगा, पी नॉट ए या पी नॉट बी, अगर ये पी नॉट बी ज्यादा है तो वाई भी ज्यादा होगा, पी नॉट ए ज्यादा है तो दैट इज काई ए वाई ए ज्यादा होगा। सर क्वेश्चन में दे रखा है पी नॉट ए ज्यादा है तो इसका मतलब वाई ए ग्रेटर देन वाई बी होगा, वाई ए ग्रेटर देन वाई बी होगा। तो सर ये तो आंसर नहीं हो सकता फॉर श्योर, ठीक है। काई ए काई बी कुछ मेंशन ही नहीं है तो मैं मतलब कि इक्वी मोलर मान के चलूंगा, दोनों के मोल सेम मान के चलूंगा। बता ही नहीं सकते बेसिकली, आप बता ही नहीं सकते हैं। अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा? बी होगा, सी होगा कि डी होगा? सर बी भी नहीं हो सकता, अभी अभी आपने बोल ही दिया है। सी होगा, सी होगा, सी होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इससे ये भी पता चल गया कि वाई ए ग्रेटर देन काई ए होगा। हाँ, काई ए हाफ आएगा, ये हाफ से भी ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा क्योंकि पी नॉट ए बड़ा है। अगर वाई ए काई ए से बड़ा है तो वाई बी काई बी से छोटा होगा। अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा, तो ये हाफ से छोटा। भाई ये 0.6 आया, ये यानी कि हाफ से ज्यादा आया, तो ये हाफ से कम होगा, 0.4 होगा, 1 में से 0.6 जाएंगे तो कौन सा आ गया भाई? वाई ए अपॉन वाई बी ग्रेटर देन काई ए अपॉन काई बी। बढ़िया क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ सीखने को मिला आपको। तो टेस्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप आओ और बस टिक करके चले जाओ, कुछ ना कुछ सीखने को भी आपको मिले, वही हमारा मकसद भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ स्टेट करता है, क्या स्टेट करता है? 4 स्टेटमेंट है, बताइए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू काई बी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू काई बी, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, टी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू काई ए। बताओ भाई चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फिर ये तो रॉन्ग है,
ये भी रॉन्ग है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये वाली ज्यादा करेक्ट है, ये वाली ज्यादा करेक्ट है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर काई भी के इक्वल होता था, हालांकि ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, बट डिवाइडेड बाय Na प्लस एनबी भी आना था, Na प्लस एनबी भी आना था, तो ये वाली ज्यादा करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्स ग्राम यूरिया, जिसका मोलर मास आपको 60 ग्राम दे रखा है, डिजॉल्व इन 9.9 मोल्स वाटर। क्या फाइंड करना है? अगर वेपर प्रेशर प्योर वाटर का, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है प्योर वाटर का, तो आपसे पीएस पूछा हुआ है, पीएस पूछा हुआ है 0.1 पी नॉट, 1.1 पी नॉट, 0.9 पी नॉट और 0.99 पी नॉट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले से निकाल लो, या पीएस इज इक्वल टू पी नॉट एक आई से निकाल लो, मतलब दोनों से सेम ही आना है, सेम ही आना, उसमें कोई अलग तो आना ही नहीं है यार, अलग थोड़ा आना है। आप आई से करके निकालना चाहते हो, आई से निकाल लो, यही फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने इसी फॉर्मूले को यहां पर लिखा हुआ है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, नहीं है, नहीं है। पीएस निकालना है, निकालना है, पी नॉट ए को पी नॉट दे रखा है, काई निकाल लो। सर काई किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यही आएंगे ना, 6 डिवाइडेड बाय 60, 0.1, सर 9.9 डिवाइडेड बाय 10, सर 0.99 पी नॉट हो जाएगा। है कोई 0.99 पी नॉट? ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है इन 1 मोलर aqueous solution of glucose at 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। चार ऑप्शन दे रखे, 10 टॉर, टॉर का मतलब mm ऑफ Hg होता है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ग्लूकोज का मोलर मास वैसे तो सबको अब पता ही होगा, पर 180 ग्राम होता है। सर जरूरत नहीं थी इसकी वैसे, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जरूरत थी, ऐसे ही लिख दिया मैंने। क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं? क्योंकि हमें तो यही निकालना है, हमें तो ये निकालना है। बड़ा आप फंस जाओगे सर ये फॉर्मूला लगाते। मैंने कहा कैसे फंस जाऊंगा? सर ये देखो ना, आपको पीएस तो कहीं क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। बात आपकी बिल्कुल सही है यार, बात आपकी बिल्कुल सही है, मजबूरी में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मजबूरी है ना, कुछ हो ही नहीं सकता। कर लो, मजबूरी है, मजबूरी। सर आपको ये फाइंड आउट करना है बिल्कुल, पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सर 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है वाटर क्या हो रहा होगा, जो कि सॉल्वेंट है, बॉयल हो रहा होगा। जब बॉयल हो रहा होगा तो उसका वेपर प्रेशर 180 m होगा, 760 बोल सकता हूं मैं, 760 mm ऑफ Hg। एन बी कितना है? 1। सर एन ए कितना है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या 1000 ml ऑफ वाटर भी बोल सकता हूं? यस। 1000 ग्राम ऑफ वाटर भी बोल सकता हूं? यस। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने आ गए? मास बाय मोलर मास, सर 55.55। हमें पी नॉट माइनस पी एस निकालना है, 760 डिवाइडेड बाय 55.55।
कोई 12-13 के आसपास आ रहा है, 12-13 के आसपास, 12-13 के आसपास। एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, solubility of solute, क्या दे रखा है, solubility of solute is 4 ग्राम, is 4 ग्राम in 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 4 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर 2 ग्राम, 4 ग्राम एंड 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस। इस समय सॉल्युबिलिटी x है, यहां y है, यहां z है। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। इस सॉल्यूशन का नाम मैंने x रख दिया, इसका y, इसका z। ठीक है, x, y एंड z। चलिए, x less than y less than z, x greater than y greater than z, z is greater than x is equal to y, x greater than y is equal to z। मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज 4 ग्राम। आपने कितना ऐड किया है, आपने कितना ऐड किया है? सर आपने ऐड किया एक सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम, दूसरे के अंदर 4 ग्राम, तीसरे के अंदर 6 ग्राम। आइए, क्या ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हां या ना? हाँ सर, मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था 4 ग्राम, आपने डिसॉल्व किया है 2 ग्राम। क्या ये भी सैचुरेटेड है? हाँ सर, 4 ग्राम डिसॉल्व हो सकता था, 4 ही किया है। ये भी सैचुरेटेड ही है, इसे सुपर सैचुरेटेड मत क्या देना। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, टेम्परेचर उतना ही है, टेम्परेचर उतना ही है, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको पता है इसमें सॉल्यूट सबसे कम डिसॉल्व होगा, नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट सबसे कम होगा, तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम जगह घेरेगा सरफेस पे, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। क्या y और z का सेम होगा? y और z का सेम होगा, क्योंकि इसमें से भी 4 ग्राम डिसॉल्व होना है, इसमें से भी 4 ग्राम ही डिसॉल्व होना है, यही होगा, यही होगा। हाँ, अब आज आपने एक नई चीज देखी होगी टेस्ट में। काफी दिनों से मुझे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, कि सर हम मेरे ना 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट आ रहे हैं, 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट आ रहे हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। सर मेरे विदाउट रिवीजन आते जा रहे हैं, मेरे विदाउट रिवीजन आते आ रहे हैं। भाई ये टेस्ट रखे ही इस कारण जा रहे हैं कि आप वो चीजों को बार बार रिवाइज करें। अगले मई में जब एग्जाम आने वाला है, आप ये ना कहें कि मेरी ये चीज रिवाइज नहीं है। आपको तो ये होना चाहिए, सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सर मैं तो 25 बार रिवाइज कर चुका हूं, अब तो 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना। ये इस कारण टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो टेस्ट का रियल पर्पस ही सॉल्व जो है वो नहीं हो रहा था। गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस ऑन ए डेली बेसिस, समटाइम थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस, एंड हर कोई कह रहा है मेरे 5 में से 5 सही है, विदाउट रिवीजन, विदाउट रिवीजन, विदाउट रिवीजन, विदाउट रिवीजन। अरे भाई ये टेस्ट का पर्पस यही है कि आप रोज उसको रिवाइज करके आए, रोज चीजें आपके लिए बेटर होती जाएं और आप और ज्यादा सीखें। आपके 5 आउट ऑफ 5 हो जाते थे, आपको लगता अब तो रिवीजन की कोई जरूरत ही नहीं है यार, फिर एंड में जाके पछताओगे। इसी कारण आज मैंने लेवल जो है वो बिल्कुल टॉप नॉच रखा, पांचों के पांचों क्वेश्चन इतने हाई लेवल के रखे कि आपको पता चले
कि यार रिवीजन करके आना है, ठीक है। हाँ हाँ, इसी कारण आज भी कुछ बच्चों के 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है, दैट इज ओके, ठीक है। 0 सही है तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन पे, इसी कारण आज ऐसा लेवल रखा गया, बिल्कुल ठीक है। अरे भैया, अगर भागने को भी मैं कहूंगा, चलने को भी मैं कहूंगा, तो कभी कभी रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल भी मैं ही रखूंगा, ताकि तुम गिरो और तुम्हें पता चले कि हाँ ये रेस है, कभी कभी इसमें हम गिर भी सकते हैं, उठना भी है और फिर दोबारा तेज भागना है। समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ, लेवल थोड़ा सा नीट से ऊपर था क्वेश्चंस का पूछे जाने का, मैं मानता हूं नीट में थोड़ा सा लो लेवल आ रहा है, बट जानबूझ के ऐसा रखा गया आज, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। तो अब कितने लेक्चर तक दे रखा था, जल्दी जल्दी बताओ। लेक्चर 1 से कितने लेक्चर तक दे रखा था? शायद 6 तक दे रखा था, 6 तक दे रखा था ना, 6 तक दे रखा था। यस नो, यस नो, यस नो। 6 तक दे रखा था, ठीक है। तो लेक्चर 1 से लेक्चर 8 सॉल्यूशन का कंप्लीट रिवाइज करके आइए। जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन कल भी पूछे जाएंगे कि आप इसको रिवाइज करके आए, ठीक है। आप किसी फॉल्स कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं, हमें सब आता है, हमें सब आता है, हमें सब आता है, या हमें तो अब सॉल्यूशन रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो पैराडॉक्स रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप अगले मार्च में जाके बहुत ज्यादा परेशान होंगे। वो लास्ट के 2 महीने आपको पढ़ाई जो है वो बिल्कुल नरक जैसे लगने लगती है, इसी कारण क्योंकि बच्चा पूरा साल उसको रिवाइज नहीं करता, ठीक है। हाँ, तो अब लेक्चर 1 से लेक्चर 8 आप रिवाइज करके आएंगे। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। होमवर्क के सॉल्यूशन मिल भी रहे हैं, आज भी एक आध का होमवर्क सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपको, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज जरूर करके आइएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।